मेरा नाम माया है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि सब नॉर्मल होकर भी नॉर्मल नहीं है, या फिर ये सब कुछ ज़्यादा दिनों के लिए नहीं है। यही सब सोच सोच कर मेरे सर में बुरी तरह से दर्द हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं एक दिन भी साजन के साथ रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं पागल औरत हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पति ही पागल आदमी है। मेरी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि हम दोनों में से कौन नॉर्मल था और कौन नहीं। एक फिटकिरी थी जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था एक छोटी सी सफ़ेद रंग की फिटकरी ने मेरी जिंदगी में जीना दुश्वार कर दिया था। रोज मेरा पति एक नई तरह की फिटकरी घर में लेकर आता था और उसे इतना संभाल कर रखता कि जैसे वह कोई हीरे जवाहरात हो। वह पागलों की तरह हर 10 मिनट के बाद आकर अपने फिटकरी का ध्यान रखा करता था। कहीं फिटकरी खराब तो नहीं हो गई, और कहीं कोई फिटकरी की चोरी करके तो नहीं ले गया, और कहीं कोई चीज़ फिटकरी के ऊपर तो नहीं गिर गई जिससे फिटकरी वेस्ट हो जाए। वह बार बार अपनी लाई हुई फिटकरी का ख्याल रखा करता था। कभी उसे लॉकर में रखता तो कभी उसे कबर्ड में रख देता, तो कभी उसे सूटकेस में संभाल कर रख देता था, तो कभी किचन में आटे के डिब्बे में छुपाकर रख देता था। मैं सोच सोचकर पागल हो गई थी कि आखिरकार इस फिटकरी में ऐसा भी क्या था जो मेरे पति उस फिटकरी के लिए पागल हुआ जा रहा था, और उसे फिटकरी कितनी ज़्यादा पसंद थी। शादी के बाद मैं जब नई नई दुल्हन बनकर उस घर में आई थी तो तब भी मेरे पति के हाथ में यही फिटकरी थी। वह मुझसे बात करने के बाद अपनी फिटकरी को लेकर बाथरूम में चला गया था और मेरा पति को गए हुए लगभग 3 घंटे हो गए थे। मैं अपने पति का बहुत देर तक इंतजार करते करते सो गई थी, क्योंकि मैं भी दुल्हन बनकर काफ़ी थक गई थी। इसलिए मुझे नींद आ गई थी और आखिरकार मैं अपने पति का कब तक इंतजार कर सकती थी। मेरा पति तो न जाने कब बाथरूम से बाहर निकलता, मतलब सो गई। मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सुबह को जब मेरी आंख खुली तो मेरा पति मुझे बिस्तर पर नजर नहीं आया था। मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या उसने सारी रात बाथरूम में ही बिताई थी। मैं बड़ी परेशान हो गई थी और मैंने देखा कि वह बाथरूम से निकला और उसके हाथ में वही थैला मौजूद था जिसके अंदर फिटकरी थी। मेरा पति बहुत दूर तक अपने फिटकरी के साथ बाथरूम में बंद रहता था और बाहर आने पर यह बात कहता कि सारी कमी पूरी हो गई है, और मैं शर्मिंदा हो जाती कि न जाने वह कैसी कमी पूरी होने की बात कर रहा था। वो दिन था और आज का दिन। मेरी शादी को लगभग 3 महीने हो गए थे और ये फिटकरी थी कि जिसकी कहानी आज तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार बाथरूम में जाता और फिटकरी का थैला बाथरूम के अंदर जाते हुए और बाथरूम से बाहर आते हुए भी उसके हाथ में ही होता था। बाथरूम से लगातार पानी गिरने की आवाज़ आती रहती और जब ज़्यादा देर हो जाती तो मेरा पति बाथरूम से बहुत खुश होकर बाहर निकलता था। मैं तो बड़ी अजीब सी उलझन में फंस गई थी। मैं अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं सकती थी। ये सच्चाई जानने के लिए एक रात मैंने बाथरूम की खिड़की से झांक कर देखा तो मेरा दिमाग फट गया था और मेरे होश उड़कर रह गए थे। मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार किया करते थे क्योंकि मैं उनकी लाडली बेटी थी। मैं अपने सब भाई बहनों में सबसे छोटी थी, इसलिए अपने माता पिता के साथ साथ अपने बड़े भाई बहनों का भी बहुत प्यार मिला था। मेरे माता पिता का कहना था कि मैं बचपन में काफ़ी बीमार रहती थी और मेरे माँ बाप हमेशा मेरे ठीक होने की प्रार्थना करते थे। बचपन में मेरा काफ़ी इलाज भी हुआ था, इसलिए मुझे मेरे घर में सारे लोग बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। मेरे माता पिता ने भगवान के आगे प्रार्थना की और रो रो कर मेरी ज़िंदगी की भीख मांगी थी, मगर मेरे माता पिता को यह नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी इतनी जल्दी उनको छोड़कर चली जाएगी और उनकी सबसे लाडली और छोटी बेटी उनके पीछे अनाथ हो जाएगी। अगर मेरे माता पिता को यह बात पता होती तो वह कभी भी बचपन में मुझे नहीं बचाते। मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा मेरे बड़े भैया और एक बड़ी बहन भी थी। वो सब लोग एक साथ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मैं 7 साल की थी जब हमारी पूरी फैमिली पिकनिक के लिए जा रही थी।
तभी रास्ते में अचानक हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि मेरे माता पिता और मेरे दोनों भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन शायद भगवान को मुझे ज़िंदगी देनी थी, इसलिए कितने लोगों की मौत हो जाने के बाद मैं अकेली बच गई थी। मेरे मामूली सी चोट आई थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी बच गई थी। लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे कि लड़की कैसे बच गई। कहते हैं कि जिसकी ज़िंदगी भगवान लिख दे उसे कौन मार सकता है। और कुछ लोग मुझे देखकर बहुत अफसोस भी कर रहे थे कि मैं अपने माता पिता के बिना कैसे इस दुनिया में अकेली रहूँगी। अच्छा तो यही होता कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ ही इस दुनिया से चली जाती। लोग कह रहे थे कि लड़कियां बड़ा होकर ज़िंदगी कैसे गुजारेगी, कौन इसकी परवरिश करेगी। इसी तरह से मेरी पूरी फैमिली ख़त्म हो चुकी थी और मैं अकेली ही हो गई थी, क्योंकि मैं बिल्कुल लावारिस थी। मेरे माता पिता के सौतेले भाई ने मुझे अपने घर में जगह दे दी थी, क्योंकि और कोई मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार ही नहीं था। और मेरी माँ के रिश्तेदार तो डर की वजह से कभी हमारे घर पर अफसोस करने के लिए भी नहीं आए थे। मैं अपने चाचा चाची के घर में रहने लगी थी और उनकी बेटियों की उतरन पहनकर उनका बचा हुआ खाना खाकर अपना गुजारा कर रही थी। वो लोग मुझे बहुत ताने भी दिया करते थे। उन लोगों के ताने सुन सुनकर ही मैं जवान हो गई थी और इसी तरह से टाइम तेजी से गुजरता चला गया और मेरी शादी की उम्र हो गई थी। मेरे लिए काफ़ी सारे रिश्ते भी आने लगे थे। मुझे ऐसा लगता था मेरे लिए रिश्ते आते ही मेरी चाची परेशानी में आ जाती थी। मेरी चाची ने मुझसे जान छुड़ाने के लिए मेरी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी थी जिसको मैं जानती तक नहीं थी। फिर भी मैंने सोचा कि चाची के घर पर मुझे सारा दिन नौकरानियों की तरह काम करना पड़ता था। इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं अपने पति के घर काम करूं और उसकी सेवा करूं। जब मैंने अपने होने वाले पति को देखा तो लड़का काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट था, इसलिए मैं बेफिक्र हो गई थी। फिर सुना कि लड़के वालों का अपना घर है तो इस बात से मैं और भी ज़्यादा खुश हो गई थी। चाची ने तो अपनी जान से छुटकारा पाने के लिए मेरी शादी जल्दबाजी में कर दी थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरी चाची की बेटियां मुझसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। इसलिए चाची जलन की वजह से मुझे जल्द से जल्द विदा करना चाहती थी, ताकि उनकी बेटियों के लिए आगे का रास्ता साफ हो सके। विदाई के टाइम पर चाची ने मुझसे कहा था कि अब ससुराल में ही रहना, मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकूं। जैसे भी हाल हो तुम्हें अपने ससुराल में ही रहना है, और अगर अपने ससुराल में तुम्हें कोई परेशानी लगे तो चुपचाप उसे बर्दाश्त करना। तलाकशुदा बनकर मेरे घर पर आने की कोई ज़रूरत नहीं। चाची के इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। वो इस तरह की बातें न जाने मुझसे क्यों कर रही थी। अभी तो मेरी विदाई भी पूरी नहीं हुई थी और वो तलाक तक पहुंच गई थी। आखिर ऐसा क्यों कह रही थी? कि क्या लड़की में कोई खराबी थी या उसके घर वालों में कोई गड़बड़ी थी? मेरे दिमाग में अजीब अजीब तरह के सवाल पैदा होने लगे थे और इन्हीं सवालों को सोचते हुए जब मैं अपने ससुराल विदा होकर चली गई तो शादी की पहली दिन थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि चाची इस तरह की बातें क्यों कर रही थी। जिस लड़की के पति ने शादी की पहली रात उसके साथ रिलेशन बनाने की वजह सारी रात बाथरूम में ही गुजार दी हो तो उसकी दिमागी हालत क्या होगी। शर्म की वजह से यह सवाल मैं अपने पति से कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं नई नई दुल्हन थी और नई नवेली दुल्हन ऐसी बात कहती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और सारी रात बाथरूम में क्यों रहे, तो यह बात गलत हो जाती। मैंने सोचा कि मैं तो सो गई थी, हो सकता है कि वो भी आकर सो गए होंगे। शायद बहुत सुबह को वह दोबारा बाथरूम में नहाने के लिए चले गए हैं। बस यही सोचकर मैंने अपने दिल को तसल्ली दे दी थी, लेकिन मेरी तसल्ली किसी भी काम नहीं आई थी। जब रोजाना कमरे में मेरे पति यही अजीबोगरीब तरह की हरकतें करने लगा था। शादी को 1 महीना पूरा होते ही मेरी सास ने पोता पोती की रट लगा रखी थी। मेरी सास को तो यह भी नहीं पता था कि 1 महीने में से एक भी दिन उनके बेटे ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। उनका बेटा तो न जाने किन हरकतों में बिजी रहता था और मैं शर्म की वजह से यह बात किसी से कह भी नहीं सकती थी।
1 महीने बाद जब मैं चाची से मिलने उनके घर पर गई तो चाची मुझे देखकर परेशान हो गई थी और एकदम से उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मैं अपना घर छोड़कर तो नहीं आई हूँ। चाची के सवाल पर मैंने बड़ी हैरत से उनकी तरफ देखा। मेरी विदाई के टाइम पर भी उनका मेरे साथ यही बिहेवियर था और मैं पूरे 1 महीने बाद उनसे मिलने के लिए आई थी। तब भी वो मेरे साथ ऐसे अजीबोगरीब बातें कर रही थी। मैंने चाची से कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने के लिए आई हूँ। मुझे उनकी बात से बहुत दुख पहुँचा था। मैंने अपना सारा बचपन और लड़कपन इस घर में ही गुजारा था। मुझे घर से बहुत ज़्यादा लगाव था। क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता था कि मैं इस घर में अपने चाचा चाची से मिलने के लिए भी कभी कभी आ जाओ। मैं मिलकर अपने घर वापस आ गई थी और इधर देखा कि मेरा पति फिटकरी उठाकर बाथरूम में जा रहा था। अपने पति को तो मैं कभी दिखाई नहीं देती थी। मैं इस घर में अपने पति के लिए बस मामूली सी थी। वह अपनी पत्नी से ज़्यादा फिटकरी से मोहब्बत करता था। कभी कभी तो मैं सोचती थी कि मैं खामोशी हूँ और अपने गुस्से पर कंट्रोल करो और इसे अपनी किस्मत में लिखा हुआ समझकर अपने भाग्य के साथ समझौता कर लूँ। फिर अगले ही पल मुझे याद आता है कि मैं क्यों खामोश रहूं और मुझे तो बल्कि अपने पति का सारा सच दुनिया के सामने लाना चाहिए। मगर ऐसा तो मैं सिर्फ अपने सपनों में ही कर सकती थी। हकीकत मुझे परेशान होने के अलावा और कोई दूसरा काम भी नहीं आता था। अब मैंने खुद को घर के कामों में बिजी रखना शुरू कर दिया था और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिजी रखने की कोशिश में लगी रहती थी। अब मेरा सारा ध्यान घर वालों के कपड़े धोना, खाना बनाना और घर की सफाई करने में ही लगा रहता था। मैं चाची के घर में नौकरानी थी और अपने ससुराल में आकर भी नौकरानियों की ज़िंदगी गुजार रही थी। फिर मैंने सोचा कि आखिरकार मैं कब तक इस तरह की ज़िंदगी गुजारूंगी। मुझे अपने पति से बात करनी ही होगी। एक दिन मैंने बंद शब्दों में अपने पति को यह बात समझा दी थी कि उनकी माँ मुझसे पोता पोते की डिमांड करती है। यह बात सुनकर जैसे मेरे पति को करंट लग गया था। उन्होंने फौरन ही कहा कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चले गए थे तो मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई, क्योंकि मुझे अपने पति पर पहले से ही शक था और अब मुझे अच्छी तरह से यकीन हो गया था कि मेरा पति नामर्द है। इसलिए वो फिटकरी का बहाना बनाकर रोज़ रात को बाथरूम में चला जाता है और फिर मेरे सोने का इंतज़ार करता है। जब मैं सो जाती हूँ तो वो बाथरूम से बाहर निकलकर आता और वह ऐसे ही करता, वरना कोई मर्द ऐसा नहीं होता जो अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर इस तरह से सारी रात खुद को बाथरूम में बंद नहीं रखता। मैंने सोचा अब मुझे अपने पति के इस राज से पर्दा हटाना ही पड़ेगा और मैं सच जानकर ही रहूँगी और यही सारा सच मैं सब लोगों के सामने लेकर आऊँगी। एक दिन रात के टाइम में मैंने सोचा कि मैं सोने की एक्टिंग करती हूँ और देखती हूँ कि मेरा पति रात में क्या करता है। मैंने आज ही अपने पति से कहा था कि मुझे बहुत नींद आ रही है और मेरी तबीयत ठीक नहीं। मेरे सर दर्द से बुरी तरह फटा जा रहा है, इसलिए वो मुझे जगाने की कोशिश ना करे। मेरी बात सुनकर तो मेरे पति के चेहरे पर अजीब सी राहत आ गई थी, जैसे कि उन्होंने इंतज़ार हो कि मैं जल्दी से सो जाऊं। और मेरे पति ने मुझसे कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम जल्दी से सो जाना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और कमरे से बाहर निकल गया। यह सच था कि मुझे लेटते ही नींद आ जाती थी, क्योंकि मैं सारा दिन बहुत काम करती थी और थकान से चूर होकर जब मैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट जाती तो मुझे फ़ौरन ही नींद आ जाती थी। लेकिन मैं आज बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं सो जाती हूँ, लेकिन मेरा नींद पर कोई बस नहीं था। आज मैंने सोचा कि दिन में जब मेरा पति घर पर था तो मैंने उनसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं सोना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ ठीक है, घर का काम कोई भी कर लेगा, तुम आराम से सो जाओ। मेरी सास को लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं आराम कर रही हूँ और मेरी सास ने भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा था, वरना मुझे तो आराम करने का मौका ही नहीं मिलता था। मैंने नींद दिन में ही पूरा कर ली थी। मैं जी भर के सोई थी ताकि मैं रात को देर तक जाग सकूं। मैं लगभग 1 घंटे तक अपने पति का इंतज़ार करती रही।
1 घंटे के बाद जब मेरे पति कमरे में आए तो मैं ऐसी सो गई जैसे मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। मैंने देखा कि वो वही फिटकिरी वाला थैला लेकर बाथरूम में चले गए थे। जब उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया तो मैं फ़ौरन ही उठ गई थी। मुझे डर नहीं था कि वो बाहर आएंगे, क्योंकि मुझे पता था कि अब वो काफ़ी देर तक बाहर आने वाले नहीं हैं। मैं घर के बैक साइड वाले हिस्से की तरफ से जाने लगी थी और चोरों की तरह धीरे धीरे खड़ी हुई थी, जहाँ पर बाथरूम की खिड़की थी। लेकिन खिड़की बहुत ऊंचाई पर थी और उस खिड़की से अंदर तक नहीं देख सकती थी, क्योंकि खिड़की की ऊंचाई के हिसाब से मेरा कद बहुत छोटा रह गया था। लेकिन मैं जल्दी से जाकर चेयर लेकर आई और मैंने चेयर रखी और उस पर खड़ी हो गई। उस टाइम रात के 2 बज रहे थे और घर के सारे लोग सो चुके थे। किसी को भी मुझ पर नज़र नहीं पड़ सकती थी, मगर मुझे फिर भी बहुत डर लग रहा था और डर की वजह से मेरा शरीर कांप रहा था। मैं वो चेयर उठाकर खिड़की के करीब आई और चेयर पर चढ़कर खिड़की के अंदर देखने लगी कि आखिर मेरा पति इतनी देर तक बाथरूम में करता क्या है। अपने पैर कांपने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, ऐसा न हो कि मैं गिर जाऊँ। मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और चेयर के ऊपर खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने बाथरूम की खिड़की से अंदर झांका तो सामने का नज़ारा देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मैं चेयर से गिरते गिरते बच गई थी। यह मेरा पति कैसा काम कर रहा था फिटकिरी के साथ। आज आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा था। मेरे पति का दिमाग तो ठीक था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था और वापस अपने कमरे में चली आई थी। कमरे में आते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था, क्योंकि आज मेरे पति की असलियत खुलकर मेरी आंखों के सामने आ गई थी। आज तक मेरा पति मेरे करीब क्यों नहीं आया था। अब मुझे यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी। तो वो ये वजह थी कि जिसकी वजह से मेरा पति मुझसे दूर रहता था। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरी चाची मेरी पति की असलियत को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो मुझसे इस तरह की बातें क्या करती थी। उन्होंने जानबूझकर मुझे इस नर्क में धकेला था, वरना मेरे लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। मैं बहुत खूबसूरत थी, जिसकी वजह से लोग मुझे देखते ही पसंद कर लिया करते थे। और चाची को सिर्फ इसी बात का डर था कि कहीं मुझे उनकी बेटियों से ज़्यादा अच्छा रिश्ता न मिल जाए, इसलिए उन्होंने मेरी शादी इस आदमी के साथ करवा दी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं कभी भी अपनी चाची को माफ़ नहीं करूँगी। उनको मरने के बाद तो भगवान के सामने जवाब देना ही पड़ेगा। और मैं यह भी जान गई थी कि मेरी सास और मेरी ससुराल के सारे लोग मेरे पति की इस हरकत के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि मेरे ससुराल के सारे लोग अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी थी। किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं थी कि वह किसी की ज़िंदगी में झांक कर देखे कि वह क्या कर रहा है और किसके लिए कर रहा है। सिर्फ यही वजह थी जो मेरे पति पर आज तक किसी ने नज़र नहीं रखी थी। बस उनकी शादी करवाना अपना कर्तव्य समझा और ऐसे इंसान से मेरी शादी करवाकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। ज़्यादातर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो अपनी औलाद की शादी करवाने के बाद अपनी सारी जिम्मेदारियां से फ्री हो जाते हैं, बस हर हाल में शादी कर देते हैं, यह बात जाने बिना कि उनका बेटा शादी करने के लायक है भी या नहीं। बस किसी भी लड़की के पल्ले अपने लड़कों के बांधकर उस मासूम लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं और लड़का अपनी बदनामी होने की वजह से किसी को बताता नहीं कि मुझे क्या परेशानी है, मैं नामर्द हूँ और मैं शादी करने के काबिल नहीं हूँ। इसी वजह से मुझे जैसी लावारिस और मासूम लड़कियाँ दर दर की ठोकरें खाकर ऐसे आदमियों की किस्मत में आ जाती है और सारी ज़िंदगी अपना मुंह बंद करके ज़िंदगी गुजारती रहती है। और मैं उस टाइप की लड़की नहीं थी। मैं चुप रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। खामोश रहकर मुझे थोड़ी ना कोई अवार्ड मिलने वाला था, बल्कि मेरे ससुराल वाले सारी उम्र मुझे बच्चे न होने की ताने देते रहते और मुझे बांझ कहा जाता। मैं सोच सोचकर बहुत आगे निकल जाती थी और अब परेशानी यह थी कि मैं क्या करती और कहाँ जाती। मेरे पास तो अपना सर छुपाने के लिए कोई दूसरी जगह भी मौजूद नहीं थी
और उधर चाचा के घर में चाची ने भी मुझे उनके घर पर जाने के लिए मना कर दिया था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं खामोश नहीं रहूँगी। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए नहीं बचा था। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, तो इसका क्या मतलब कि मेरा पति मुझे धोखा में रखता। और मैं इंतज़ार में थी कि मेरा पति बाथरूम से बाहर आ जाए। बहुत देर बाद जब मेरा पति बाहर आया तो मुझे देखकर वो चौंक गया था। मैंने उससे अपने पति का गिरेबान पकड़ लिया और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और तुमने सारी सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई। मेरा पति एकदम अनजान बन गया, वैसे एक्टिंग कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। उसकी इस हरकत पर मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे जान से मार डालूं। उसे नहीं पता था कि वह जो एक्टिंग मेरे सामने कर रहा है, मैं उसे एक्टिंग को अच्छी तरह से समझ गई थी। वो मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मासूम नहीं था, बल्कि वो तो एक बहुत बड़ा चालाक आदमी था और चालाकी से ही मेरे साथ रह रहा था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से वो अभी तक मेरे करीब नहीं आया था, और शायद यही वजह थी कि वो नामर्द है। लेकिन मेरा पति मुझे बात बताने से बहुत डर रहा था कि उसकी इंसल्ट होगी और लोग उसकी मजाक बनाएंगे, इसलिए उसने शादी करके अपना सारा इल्ज़ाम अपनी पत्नी पर डालने के बारे में सोचा होगा। मेरे दिमाग में बार बार अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। अब मेरी शादी को 3 महीने हो गए थे और पिछले 3 महीनों से लगातार डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। आज जब मैं अपने गिरबान पकड़कर उसे सवाल कर रही थी तो वह हैरत से मुझे देख रहा था, जैसे कि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने उसका झूठ पकड़ लिया है। वह हक्का बक्का होकर मुझे देखा जा रहा था। जब मेरे पति ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और उससे कोई जवाब नहीं बन सका तो मैंने फ़ौरन ही अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मैंने अपने पति से कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इस तरह का घटिया काम करते हो। न तुम जैसे नामर्द आदमी के साथ नहीं रहना चाहती और यही वजह कि तुम इस घटिया फिटकिरी को अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखते हो। मेरे पति अब भी हैरान सा खड़ा होकर मेरी सारी बातें खामोशी से सुन रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी बातों को समझ नहीं पा रहा था, और वो काफ़ी सैड लग रहा था कि मैं उसके सारी बातों को जान चुकी हूँ। मैं अपने पति को हैरान और परेशान देखकर अपना सामान पैक करके दरवाजे की तरफ जाने लगी थी और घर से बाहर निकल गई थी। सारे घर वाले सो रहे थे। अभी मैं घर के मेन गेट तक नहीं पहुंची कि पति भागता हुआ मेरे पीछे आया और जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर घसीटता हुआ मेरे कमरे में लेकर चला गया। मैंने शोर मचाने की कोशिश की तो उसने अपने हाथ मेरे मुंह पर रख लिया, जिससे मेरी आवाज़ निकली बंद हो गई थी और हल्की हल्की आवाज़ मुझे खामोश रहने के लिए कहता रहा। वो मुझे कमरे में लेकर आ गया और बेड पर बैठने के बाद उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मुझे अपने पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं एकदम दरवाजे की तरफ जा रही थी, मगर उसने फिर से मुझे पकड़कर बेड पर पटक दिया और कहने लगा, ये क्या तमाशा लगा रखी है? तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती? मैंने तुमसे कहा कि खामोश रहो, बस एक बार तसल्ली से बैठकर मेरी सारी बातें सुन लो। और तुम इस टाइम रात के अंधेरे में कहाँ पर जाओगी? क्या तुम लोगों को हमारे बारे में बातें बनाने का मौका देना चाहती हो? अपने पति की कही हुई बात पर मैं और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगी। मैंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों से छुपा कर रखोगे? इसे ज़्यादा दिन तक छुप कर नहीं रह सकता और दुनिया वालों के सामने आ ही जाएगा कि तुम शादी के लायक नहीं हो और तुम एक नामर्द हो। मैं बात सारी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि तुम नामर्द हो और तुमने मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मैं अपने होश खो बैठी थी और जो मेरे मुंह में आ रहा था, मैं कहीं जा रही थी। मेरी इतनी बातें सुनकर मेरे पति ने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं उसका थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकी और लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर गिर गई और ज़मीन पर जब मेरे घुटने
लगे तो मैं बुरी तरह से दर्द में आ गई थी और दर्द से मेरी आंख भर आई थी और मैं रोने लगी थी। बल्कि चोट बहुत मामूली सी थी। जो चोट मेरे दिल पर लगी थी उसने मेरे पूरे दिल को घायल कर दिया था। मैं चौंक गई और परेशानी से अपने पति की तरफ देखने लगी। मुझे इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि मेरा पति आखिरकार मुझ पर हाथ भी उठा सकता है। अगले ही पल मैं थप्पड़ का दर्द भुलाकर अपने पति के सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम्हारे थप्पड़ मारने पर भी मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैंने भी चिल्ला चिल्ला कर अपने पति से बात करना शुरू कर दिया। मेरे पति ने फिर से कहा कि हल्की आवाज़ में बात करो वरना सारे घर वाले जाग जाएंगे। मेरे पति को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसकी आंखों में गुस्से भरे एक्सप्रेशन साफ देखे जा सकते थे। मेरे पति ने कहा कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं नामर्द नहीं हूँ। तुम अपने दिमाग से सोचना बंद कर दो। मैं नामर्द नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हूँ, जिसकी वजह से एक वैद्य ने मुझे इलाज करने के बारे में बताया था कि मैं फिटकरी के इस्तेमाल से जल्द सेहतमंद हो जाऊँगा। पहले मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन पिछले 6 महीने से मेरे शरीर में बुरी तरह से खुजली हो रही थी और धीरे धीरे बदबू भी पैदा होने लगी थी और इस वजह से मेरे करीब कोई नहीं आता था। मैंने अपनी इस बीमारी का हर तरह से इलाज किया, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया और काफ़ी सारी महंगी दवाइयों का भी इस्तेमाल किया। नेट से देखकर हर घरेलू उपाय भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मुझे सिर्फ नॉर्मल से ही फ़ायदा होता था। मगर अब मेरी यह बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी और मुझे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि मेरे खून में इन्फेक्शन हो गया है। कुछ साल पहले जब मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई थी तो मुझे खून की ज़रूरत पड़ गई थी। तब डॉक्टर के कहने पर मुझे एक आदमी ने खून दिया था। तभी से ही मैं इस बीमारी का शिकार हो गया हूँ। डॉक्टर का कहना है कि उस आदमी के खून में एलर्जी थी, इसलिए मेरे खून में भी इन्फेक्शन हो गया और मेरी सारी बॉडी पर एलर्जी हो गई। आदमी का खून मुझे सूट नहीं किया और तभी से ही मैं इस हाल में हूँ। डॉक्टर ने बताया कि अगर आप किसी के करीब जाओगे तो आपकी बीमारी किसी दूसरे को भी लग सकती है, इसलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आता था। फिटकरी का इस्तेमाल करने से मुझे कुछ घंटों के लिए सुकून मिल जाता था, मगर परेशानी सिर्फ एलर्जी ही थी। एक परेशानी यह थी कि अगर मैं तुम्हारे करीब आता तो मेरी भी बीमारी तुम्हें भी लग जा सकती थी। यह कोई मामूली बीमारी नहीं, बल्कि बहुत बुरी और फैलने वाली बीमारी है। मैं तुम्हें भी अपने जैसा नहीं करना चाहता था। मेरा इलाज तो काफ़ी टाइम से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरी परेशानी बढ़ती ही चली जा रही थी। मुझे किसी ने एक मशहूर वैद्य के बारे में बताया तो मैं उसके कहने के मुताबिक उस वैद्य के पास चला गया था। मैंने जब वैद्य से मुलाकात की तो उन्होंने मेरी पूरी तरह से चेकअप किया और मुझे यकीन दिलाया कि मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा। इस वैद्य ने मेरा इलाज शुरू कर दिया था और इधर में घर वालों ने मेरी शादी का हंगामा किया हुआ था, क्योंकि मेरी एक बहन लंदन से आई हुई थी और उसे मेरी शादी अटेंड करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फिर कुछ सालों तक मेरी बहन का आना यहाँ पर मुमकिन नहीं था। मैंने अपने माता पिता को बहुत इनकार किया कि मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मेरी किसी ने एक भी नहीं सुनी और मेरी शादी की डेट भी मुझसे बिना पूछे ही तय कर दी। इसी तरह से हमारी शादी भी हो गई। जब मैं वैद्य जी के पास गया और मैंने उनको बताया कि अब मेरी शादी होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि अभी 2-3 महीने तक तुम्हारी शादी नहीं होनी चाहिए थी। जब तक इलाज पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम्हें किसी के करीब भी नहीं जाना है। मैंने अपने फैमिली के हर मेंबर से भी दूर बनाकर ही बात किया करता था और न ही उन लोगों के साथ उठता बैठता था। फिलहाल मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई थी। वैद्य जी ने बताया कि तुम्हें इतना करना होगा, जब तक इलाज पूरा नहीं हो जाता तो तुम्हें अपनी पत्नी से भी दूरी बनाए रखनी होगी। साजन जी की बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी इस परेशानी का और कोई सॉल्यूशन नहीं, इसलिए तुम्हें सबसे पहले अच्छी तरह से सेहतमंद होना होगा और अपनी बीमारी को ठीक करना होगा। फिर आराम से सारी ज़िंदगी तुम्हें अपनी पत्नी के साथ ही तो रहना है। तो वैद्य जी के इलाज से मुझे काफ़ी फ़र्क होने लगा था और मैं खुद को काफ़ी हद तक ठीक महसूस कर रहा था। इसलिए मुझे वैद्य जी की बात पर माननी पड़ी थी और मैंने सोचा था कि शादी करने के बाद मैं
तुम्हें सारी हकीकत बता दूंगा, मगर न जाने क्यों मुझे तुमसे कुछ भी कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी। और बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से तुम मुझे गलत समझ बैठी और मुझे गलत समझने पर मजबूर हो गई थी। वैद्य जी ने कहा कि फिटकिरी से ही तुम्हारा इलाज हो सकेगा, इसलिए मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आता था और आज तक मैंने तुम्हारे करीब बैठकर तुमसे बात करने की कोशिश भी नहीं की थी। और हर रोज़ कभी घर पर लेकर आता था और रोज़ाना मेरा नई फिटकिरी से इलाज होता था। इसलिए वह पागलों की तरह फिटकिरी की हिफाजत किया करता था, ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं और एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकूं और तुम्हें बता सकूं कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कितना तड़प रहा था। मेरी परेशानी बाहर से तो किसी को नज़र नहीं आता, मगर अंदर ही अंदर अपनी परेशानी से बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया था। माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तुम पर हाथ उठाया और अपनी सच्चाई तुमसे इतने दिनों तक छुपा कर रखी। मेरा पति बहुत शर्मिंदा लग रहा था। मुझे अपने पति की बातें पर यकीन आ गया था, क्योंकि उनकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे और उनके चेहरे से सच्चाई साफ नज़र आ रही थी। मैंने अपने पति से कहा कि आप अगर मुझे इस बारे में पहले ही बता देते तो मैं पिछले 3 महीनों से इतना परेशान नहीं होती। मेरे दिमाग में तो तरह तरह की बातें आने लगी थी। मेरे अलावा कोई और भी होता तो शायद आपके बारे में ऐसा ही सोचता, और तुम्हारी कुछ हरकतों ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। और मैं भी अब आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की और आपको नहीं समझा। मैंने बहुत शर्मिंदा होकर अपने पति से माफ़ी मांगी और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगी और जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हो मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। वो दिन है और आज का दिन है। मैं और मेरे पति हमेशा एक दूसरे के साथ हैं और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि धीरे धीरे मेरे पति की बीमारी भी जड़ से ख़त्म हो गई और मेरे पति अब बिल्कुल ठीक हैं और हम पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभी हम अपने फीलिंग्स को साइड में रख कर न जाने किन बातों में खो जाते हैं। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी गलतफहमियां हैं जो घर को बर्बाद कर देती है। हमें अपने लाइफ पार्टनर को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हम तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। हम नहीं जानते कि सामने वाले के दिल का हाल क्या है और वो किसी परेशानी से जूझ रहा है। अगर हम किसी की परेशानी को समझ सके तो हम उसका साथ देकर उसे कामयाब बना सकते हैं और उसकी परेशानी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान हम लोगों को सोचने और समझने की हिम्मत दे और ताकत दे और हमें सही फैसला करने की समझ दे। और अब मेरे पास से 3 साल की बेटी भी है। ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी से सारी परेशानियां ख़त्म हो गई है, क्योंकि मेरे पति इतने अच्छे पति हैं कि कभी कभी मुझे अपनी पति पर यकीन ही नहीं आता कि यह वही आदमी है जिस पर मैंने पहले कुछ जाने बिना ही काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए थे और शक किया था। अब मैं अपने पूरे परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।